हाय, मैं हूँ एवलिन फ्लोरिडा से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। शादी के 12 साल होने पर मेरे पेरेंट्स माँ बाप बनने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन फिर मैं आ गई। मैं थी उनकी सुंदर सी मिरेकल बेबी, माँ जैसे भूरे बाल और डैड जैसी ग्रीन आँखें। लोग मुझे बहुत सराहते। मैं बाकी बच्चों से बहुत तेज भी थी और ये देखकर मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश भी होते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया कि मैं बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं थी। मैं उनके साथ खेलती नहीं बल्कि अकेले रहना पसंद करती थी। मुझे मशीन खोलने का, लेवल्स बनाने का और पजल सॉल्व करने का बहुत शौक था। अगर एक बार कुछ शुरू किया तो खत्म करे बिना उठती नहीं थी। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अपनी जिद पर अड़ी रहती थी। जब मैं 5 साल की थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छुट्टियों के लिए पेरिस लेकर गए। हमारी पहली रात पर जब मॉम ने सूटकेस खोला तो मैंने देखा कि उसमें कुछ मिसिंग है। मेरे पर्पल सॉक्स कहाँ हैं जिस पर डायनासोर बना है? घर पर होंगे शायद, पर दूसरे सॉक्स लाई हूँ स्वीटी। लेकिन वो पर्पल वाले नहीं है। मुझे पर्पल सॉक्स चाहिए, डायनासोर वाले। रात भर मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत परेशान किया और फिर अगले दिन मुझे मेरे पर्पल सॉक्स चाहिए, मुझे मेरे पर्पल सॉक्स चाहिए, मुझे मेरे पर्पल सॉक्स चाहिए। इस बदसूरत औरत को क्यों देख रहे हो? मुझे पर्पल सॉक्स चाहिए, डायनासोर वाले। मैं जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। म्यूजियम के सारे लोग हमें देख रहे थे और मेरे पेरेंट्स मुझे उठाकर बाहर ले गए और उस शाम हम फ्लाइट से फ्लोरिडा वापस आ गए और मैं अपने पर्पल सॉक्स पहनकर बड़े आराम से सो गई। मेरे पेरेंट्स को लगा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, पर चीजें और बिगड़ गईं। मुझे चीजें बांटना पसंद नहीं था, उन्हें कोई छुए तो गुस्सा आता था और जब बाकी बच्चों को ये पता लगा तो वो मुझे और चिढ़ाने लगे। एक बार सेकंड क्लास में मैम ने हमें बताया कि हम जू जाने वाले हैं और मेरा दिमाग खराब हो गया। ये टाइम टेबल में नहीं लिखा है। देखो, इसमें कहाँ लिखा है कि हम जू जाने वाले हैं? हमारी मैथ्स की क्लास होनी है। मैं नहीं जा रही, सब लोग यहाँ रुककर मैथ्स पढ़ेंगे। मैंने अपनी सीट से हिलने से इनकार कर दिया और सब हंसने लगे। छोटी बच्ची हो क्या? जाओ किंडरगार्टन में वापस। बड़ी हो जाओ वियर्डो। मेरी टीचर ने कहा कि मुझे जू जाने की जरूरत नहीं है और मेरे पेरेंट्स को बुला लिया। बाद में उस दिन वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए और ढेर सारे टेस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे एस्पर्गर सिंड्रोम है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि एवलिन बाकियों की तुलना में चीजों को अलग तरह से समझती है। किसी भी तरह का बदलाव उसके लिए मुश्किल है, पर इसे संभालने के तरीके मैं इसे सिखा सकता हूँ। मुझे डॉक्टर की बात ठीक से समझ नहीं आई थी, पर मैं एक बात जानती थी, मैं बाकियों की तरह नहीं थी। मैं उनमें फिट नहीं होती थी। एक बार 6th क्लास में हमेशा की तरह मैं बाहर बैठकर लंच कर रही थी जब मैंने देखा एक बड़ा लड़का मेरी क्लास की लड़की एलिसा को तंग कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो उसके पैसे चुरा रहा था। मैं हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकती थी। हेलो, एलिसा को तंग करना बंद करोगे प्लीज, वरना मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी और तुम्हें डिटेंशन मिल जाएगी। ओह, मैं तो डर गया, डर से कांपने लगा हूँ। ओह माफ करना, तुम्हें इतना डराना नहीं चाहती थी। अरे तुम्हारे हाथ पर तिल है क्या? हाँ, तुम्हें इससे क्या? मैंने हाल ही में इसके बारे में मेडिकल जर्नल में पढ़ा है। तुम्हें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जरा मुझे पास से देखने दो। नहीं, पीछे हटो लूजा। प्लीज, मुझे इसे देखना होगा। हो सकता है तुम बीमार हो या मर रहे हो। बस मदद करना चाहती हूँ, देखने दो ना। तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, तुम पागल हो। वो लड़का घबराकर वहाँ से भाग गया और एलिसा पागलों की तरह हंस रही थी। ये बहुत मजेदार था। तुम बहुत फनी हो। क्या नाम है? वेल, मुझे तो मजे की लगती हो और मेरे भाई को डराकर भगाने के लिए थैंक्स। दरअसल मैंने उसके पैसे चुराए थे और वो वापस लेने की कोशिश कर रहा था। चलो अब डोनट्स खाते हैं, ठीक है? और इस तरह से मेरी पहली दोस्त बनी। जल्द ही एलिसा स्कूल में पॉपुलर हो गई। वो सुंदर थी, सबसे दोस्ती कर लेती और पता नहीं क्यों, पर उसे मैं बहुत पसंद आने लगी। और जब उसने मुझे अपनी बर्थडे स्लम्बर पार्टी पर बुलाया, मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने उसके लिए एक मॉडल ट्रेन सेट लिया। इसे बनाने के लिए मैं एक्साइटेड थी। स्वीटी, हो सकता है एलिसा पहले केक खाकर गेम्स खेलना चाहे, तो तुम्हें सब्र रखना होगा। एक लंबी सांस लेकर 10 तक गिनना और खुद को शांत रखना। अच्छा ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये अच्छी बात है, लेकिन ये एलिसा की पार्टी है तो तुम्हें उसकी बात माननी होगी। मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने और एलिसा और बाकी बच्चों के साथ मजे करने में सफल रही और ये अच्छा लगा। एलिसा की वजह से मैं किसी भी सोशल सर्कल में जा सकती थी। मैं जानती थी कि बाकी लोग मुझे अब भी अजीब समझते हैं, पर एलिसा हमेशा मेरा साथ देती थी। 9th क्लास में मुझे चुना गया एक साइंस समर कैंप में, जो छोटे जीनियसेस के लिए होता है। मैंने वहाँ पर ढेर सारी नई और कूल चीजें सीखी और स्कूल शुरू होने के 1 हफ्ते बाद घर आई। मैंने एलिसा को मिस किया था और उससे मिलने के लिए बेताब थी, लेकिन अगले दिन मुझे वो कहीं मिली ही नहीं। एक लड़की को रोककर मैंने उससे एलिसा के बारे में पूछा कि तभी मुझे एलिसा के हंसने की आवाज आई। बुद्धू
नहीं की, मेरे सामने से 2 बार निकल चुकी हो। मैंने उसे पहचाना ही नहीं। उसने अपने बाल रंग लिए थे और लाल रंग की लिपस्टिक लगाई थी और उसके कपड़े अजीब थे। तुम्हें क्या हो गया है? तुम अच्छी नहीं लग रही हो। हमने बात करी है ना तुम्हारे मुंह फट होने के बारे में, तुम्हें अब भी उस पर काम करना है। पर मैं सच तो कहूँगी ना, तुम अपनी जैसी नहीं लग रही हो। मैं जानती हूँ तुम्हें बदलाव नहीं पसंद, पर कभी कभी ये अच्छा होता है। अब आओ तुम्हें नए दोस्तों से मिलाती हूँ। पता चला 2 फेमस बॉय बैंड सिंगर जेमी और लायल ने हमारा स्कूल ज्वाइन किया था और एलिसा उनकी बड़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। और अब मुझे इन 2 पॉप स्टार्स के साथ रहना होगा और सारी लड़कियां उनकी दोस्त बनने के लिए मरी जा रही थी। लायल ने फुटबॉल टीम ज्वाइन करी और प्रैक्टिस में बिजी हो गया, लेकिन एलिसा जेमी को हर जगह अपने साथ इनवाइट करने लगी और मुझे ये पसंद नहीं था। वो हमेशा अपने टूर्स, बैंड्स और अच्छे बिकने वाले एल्बम्स के बारे में डींगे मारता रहता था और ये बहुत अनोइंग था। वाओ, ये कितना कूल है, तुम्हें नहीं लगता एवलिन? नहीं तो मुझे तो इनका म्यूजिक बकवास लगता है। मुझे तुम्हारी मॉम का खाना बकवास लगता है। क्या तुमने मेरी माँ के हाथ का खाना खाया? कब? मैं मजाक कर रहा था। ओह, एवलिन को जोक समझ में नहीं आते। समझ में आते हैं, पर ये जोक नहीं था। जोक का मतलब होता है एक फनी स्टेटमेंट, जैसे ये वाला सुनो। एटम्स पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सब कुछ बनाते हैं। मैं इतनी जोर से हंसी के लगभग अपनी कुर्सी से गिरने लगी। जेमी को भी अच्छा लगा। फनी हो। अब मेरी बात करते हैं। किसी ने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि उन्हें मेरा म्यूजिक नहीं पसंद, खासकर एक टीनेज लड़की ने। तुम क्यों नहीं पसंद करती? तुम्हारी आवाज अच्छी है, पर तुम किसी गहरे विषय के बारे में बात नहीं करते। बस सारा टाइम पार्टी, डांसिंग और छोटी मोटी बकवास। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह लोगों तक पहुंचने की शक्ति होती तो मैं कोई काम की बात करती। पहले तो जेमी थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर मुस्कुराने लगा। सच कहने के लिए शुक्रिया एवलिन। जेमी के साथ दोस्ती करने में थोड़ा टाइम लगा, पर अजीब बात है, दोस्ती हो गई। वो सच में अपने गानों जितना बेवकूफ नहीं था। होने वाले नेशनल साइंस फेयर के लिए प्रोजेक्ट में उसने दिलचस्पी भी दिखाई। इसके बारे में एलिसा ने पूछा भी नहीं, एक बार भी नहीं। मेरे डैड सिगरेट पीते हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैंने एक मशीन बनाई है जो सिगरेट के धुएं में मौजूद हाइड्रोजन साइनाइड को बदल देती है हाइड्रोजन सल्फाइड में, जिससे बहुत ही गंदी बदबू आती है और सिगरेट को बुझाते ही वो बदबू तुरंत गायब हो जाती है। मैं ऐसी छोटी छोटी मशीन्स भी बनाऊंगी जिन्हें कमरे में छुपा सकते हैं और सिगरेट पीने वाले को पता भी न चले। बदबू रोकने के लिए उन्हें सिगरेट पीना छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगा नहीं था कोई लड़की बदबू के बारे में इतनी मजेदार बात कर सकती है। ये बहुत अच्छा आविष्कार है और तुम कूल हो एवलिन। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने कभी मुझे कूल नहीं कहा था, लेकिन लायल, वो तो नाक में दम था। जब भी वो हमारे साथ होता तो मुझसे बात करते वक्त वो रोबोट जैसी आवाजें निकालता। उसे बड़ा अच्छा लगता। जेमी पर भी वो बहुत हुक्म चलाता था। गाने और वीडियोस को लेकर वो उसका बहुत मजाक उड़ाता था। एक बार जब हम लोग स्मूदी पी रहे थे तो जेमी ने लायल को अपना लिखा हुआ गाना दिया जो उनके बाकी गानों से अलग था। लायल ने उसे पढ़ा, पेपर को मोड़कर उसने उसे फेंक दिया। ये दुनिया को बचाने वाली कविताएं अपनी फिलॉसफी की क्लास में सुनाना जेमी। हम बनाते हैं पॉप म्यूजिक और कोई भी ये कचरा नहीं सुनना चाहता। मुझे बुरा लगा कि जेमी को इस बात से दुख पहुंचा। जेमी, तुम्हें एक सोलो एल्बम निकालना चाहिए। लायल से कहीं ज्यादा अच्छे गाने लिखते हो तुम, और तुम्हारी आवाज भी उससे 100 गुना अच्छी है। ये तुम्हें पीछे रखता है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, तो पीछे रहो। एवलिन, मुझे यकीन है कि जेमी को करियर एडवाइस नहीं चाहिए तुमसे, और तुमने लायल के साथ बदतमीजी करी है। जेमी जमीन की तरफ ही देखता रहा और मुझे गुस्सा आ रहा था। एलिसा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहाँ से चले गए। हम थोड़ी दूर पहुँचे तो उसने कहा, तुम जो सोचती हो उसे हमेशा बोलने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा इरादा क्या उनके बैंड को तोड़ने का है? जेमी और लायल फेमस हैं, उनका म्यूजिक पॉपुलर है और उनका दोस्त होने की वजह से हम भी पॉपुलर हैं। और हाँ, मैं लायल को डेट कर रही हूँ, तो क्या तुम एक बार के लिए नॉर्मल नहीं हो सकती? तुमने तो हमेशा मेरे साथ नॉर्मल जैसा बर्ताव किया है, पर अब तुम बदल गई हो। वेल, मैं हमेशा से अलग रही हूँ और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, खासकर इसलिए कि जरूरी नहीं है कि मैं भी स्टूपिड पॉप म्यूजिक पसंद करूँ, क्योंकि बाकी सब करते हैं। मैं इतने गुस्से में थी कि चिल्लाने का मन कर रहा था, पर मैंने लंबी सांस ली और 10 तक गिना। जब तक मैं घर पहुँची तो अच्छा महसूस हो रहा था, पर जब मॉम ने मुझसे मेरे दिन के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब बता दिया। ओह हनी, आई एम सो सॉरी, पर तुम्हारी दोस्ती फिर हो जाएगी पक्का। लेकिन वो नहीं हुई। इस बात का भी बुरा लगा कि जेमी या एलिसा किसी ने मुझसे बात नहीं की, तो मैंने भी नहीं करी। मैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर बिजी हो गई और 1 महीने बाद जेमी और लायल ने अपना नया गाना रिलीज किया। इसे सुनकर मेरे कानों से खून निकलने लगा, पर स्कूल की बाकी लड़कियां तो इसके लिए पागल हो रही थीं। लंच में सबके सामने उन्होंने कैफेटेरिया में ये गाना गाया भी। एक दोपहर मैं साइंस लैब में अपनी मशीन पर काम कर रही थी कि अचानक मुझे थकान हुई और मैं सो गई।
अचानक मुझे कान के पास कुछ आवाज आई और मैं झट से उठ गई और इससे मेरा सर किसी के मुंह पर लग गया। गॉश, आई एम सो सॉरी। ओह, अच्छा तो तुम हो, फिर तो कोई बात नहीं। शायद तुमने मेरी नाक तोड़ दी। तुम्हारी नाक मेरे सर के इतने पास क्यों थी? मैं तो बस चेक कर रहा था तुम जिंदा हो या नहीं। वेल, जिंदा हूँ, थैंक यू वेरी मच। अब तुम जा सकते हो। मेरी नाक से खून बह रहा है, थोड़ी मदद कर सकती हो? मैंने जेमी को कुछ टिश्यू दिए और उसकी नाक पर एक आइस पैक रखा। तो हमारा नया गाना कैसा लगा? पहले ही बता चुकी हूँ, बकवास म्यूजिक है तुम्हारा। तुम एक ऑटो ट्यून रोबोट जैसे लगते हो और शब्दों में कोई दम नहीं है। वेल, पूरी दुनिया तुमसे असहमत है। हम चार्ट्स पे पहले नंबर पर हैं और कुछ महीनों में टूर पे जाने वाले हैं। तो मैं क्या सोचती हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। देखो, माफ कर दो कि तुम्हें लायल की वजह से मैंने इग्नोर किया। सच तो ये है कि मैंने तुम्हें मिस किया। तुम्हारी कही बातें मेरे लिए मायने रखती हैं और पास से तुम्हारी आंखें बहुत हरी हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्यों, पर मेरे पेट में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। तो मेरी सलाह मानकर तुम एक सोलो आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाते? ये इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ मैं ज्यादा टैलेंटेड हूँ, पर गाने बनाने में पैसा लगता है जो कि लायल के पास है, इसलिए सारे फैसले वही लेता है। पर मैं बैंड को छोड़ने के बारे में सोच तो रहा हूँ। तभी एलिसा के साथ वहाँ पर लायल आ गया। जानता था तुम यहीं मिलोगे और मैं थक चुका हूँ तुम्हारी इस कान भरने वाली आदत से एवलिन। तुम्हें म्यूजिक इंडस्ट्री और असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। और अचानक उसने हाथ घुमाकर मेरे प्रोजेक्ट को जमीन पर गिराया और वो टूट गया। नहीं, ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो क्या? तुम अपना ध्यान अपनी मशीन को जोड़ने में लगाओ और म्यूजिक हमारे ऊपर छोड़ दो। भोंदू। मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था और मैंने अचानक मुड़कर लायल को एक मुक्का मार दिया। फिर जल्दी से मैं वहाँ से भाग निकली। अपने प्रोजेक्ट के लिए मैं घंटों तक रोई। साइंस फेयर अगले हफ्ते था। मेरे पेरेंट्स लायल से बहुत नाराज थे और मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी घंटी बजी। एलिसा और जेमी मेरी टूटी मशीन लेकर आए थे। एवलिन, आई एम सो सॉरी। मुझे पता था लायल तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है और मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, पर मैं पॉपुलर होने के चक्कर में सब भूल गई। मैं बहुत बुरी दोस्त हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं उसे वापस पाकर इतनी खुश थी कि उसे कसकर गले लगा लिया। एलिसा और जेमी ने मुझसे वादा किया कि लगातार मेरे साथ काम करके मेरी मशीन को ठीक करेंगे और मुझे लगा ये वाकई मुमकिन है। अगली सुबह मुझे और मेरे पेरेंट्स को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया। लायल के पेरेंट्स ने बड़ा तमाशा किया था और चाहते थे मैं उससे माफी मांगूं और इससे मेरे पेरेंट्स और भड़क गए। उसने हमारी बेटी का प्रोजेक्ट तोड़ा। कोई आइडिया है कि वो कितना ज्यादा जरूरी था? उसने हमारे बेटे का मुंह तोड़ दिया। इससे वो अपना पैसा कमाता है। इस लड़की को स्कूल से निकालो। तुम जानते हो ना कि हम कौन हैं? क्यों ना दोनों एक दूसरे से माफी मांगे और ये यहीं खत्म करें। मैं लायल से माफी नहीं मांग सकती क्योंकि मुझे इस बात का दुख नहीं है। जिंदगी भर लोगों ने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया है। उन्हें लगता है कि मैं उनके जोक्स, उनके इशारों को या उनकी बातों को समझती नहीं हूँ और ना समझने का मैं नाटक भी करती हूँ। पर लायल को मुक्का मारकर मैंने पहली बार खुद का बचाव किया है और इस बात की मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। प्रिंसिपल ने साइंस लैब की सीसीटीवी फुटेज चेक की। साफ दिख रहा था कि लायल ने पहले मेरा प्रोजेक्ट तोड़ा था बिना किसी कारण के और उसे निकाल दिया गया। और एक हफ्ते बाद जेमी और एलिसा सबसे तेज मेरा नाम ले रहे थे जब मैं साइंस फेयर जीत गई। मुझे तुम पर बहुत गर्व है एवलिन। और तुम मजाक नहीं कर रही थी कि वो बदबू कितनी भयंकर होगी। मेरे डैड ने सिगरेट पीना छोड़ भी दिया। ये तो बहुत अच्छा है। और मैंने भी बैंड छोड़ दिया है। उस बदतमीज के साथ मैं काम नहीं कर सकता। अकेले गाने बनाऊंगा। पर तुम मेरी मदद करोगी ना? ऑफ कोर्स। पहले किसके बारे में लिखोगे? एक लड़की के बारे में जो दुनिया बचाने निकली है अपने क्रेजी आइडिया से। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो?